नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब यात्रा का काफी छोटा हिस्सा शेष रह गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीमा को तो वे छूकर ही चले गए हैं। यूपी से ज्यादा समय वे हरियाणा और पंजाब को दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नगाड़े बजने लगे हैं। राहुल गांधी की यात्रा प्रकारांतर से लोकसभा अभियान की शुरुआत है। उधर अमित शाह पूर्वोत्तर में चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं। यह अभियान अगले महीने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड को लेकर है, जहां अगले महीने चुनाव है। इसके बाद नवंबर में मिजोरम में चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर में एक जमाने में बीजेपी का नामो निशान नहीं था, पर अब वो उनका गढ़ बन गया है। अभी तीनों तरफ के पत्ते फेंटे जा रहे हैं। राजनीति का पर्दा धीरे धीरे खुलेगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीति के 3 सवाल उभर कर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने क्या हासिल किया? दूसरा सवाल कि क्या विरोधी दल इस बार एक मोर्चा बनाकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे? और तीसरा सवाल है कि बीजेपी की रणनीति उपरोक्त दोनों सवालों के बरक्स क्या है? राहुल गांधी की यात्रा के उद्देश्य और निहितार्थ की अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कांग्रेस की रणनीति अब क्या होने वाली है। यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने के पहले राहुल गांधी ने शनिवार को 31 दिसंबर को दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ संकेत मिलते हैं। इससे पता लग सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस रणनीति के साथ उतरने वाली है। इस रणनीति में दूसरे विरोधी दलों के साथ कांग्रेस का समन्वय किस प्रकार से होगा और इस एकता का आधार क्या होगा। राहुल गांधी ने विरोधी दलों की एकता से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करने का प्रयास तो किया है। उन्होंने कहा, एक, विपक्ष के तमाम नेता कांग्रेस से वैचारिक तौर पर जुड़े हैं। दूसरा, ये अपने प्रभाव वाले राज्यों के क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती जरूर दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए वैचारिक चुनौती कांग्रेस ही खड़ी कर सकती है। तीसरी बात यह है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि विरोधी दल न केवल आरामदेह महसूस करें बल्कि उन्हें उचित सम्मान मिले। इसमें तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के एक बयान के संदर्भ में कहा कि उनकी विचारधारा उत्तर प्रदेश तक सीमित है, जबकि हम राष्ट्रीय विचारधारा के साथ हैं। ये बात गले से उतरती नहीं है। ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति उत्तर प्रदेश केंद्रित है, पर वैचारिक आधार पर यह भी राष्ट्रीय होने का दावा कर सकती है। केंद्र में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो इसी विचारधारा से जुड़ी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यात्रा में शामिल न होने के अखिलेश यादव और मायावती के फैसले को तुलना देते हुए बताया कि वे यात्रा में शामिल हो या ना हो, विपक्ष की राजनीति में उनका अहम स्थान है। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेताओं को पत्र भी लिखा। वे भले ही यात्रा में शामिल नहीं हुए, पर मान लेते हैं कि राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से उन्हें खुश किया होगा। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कांग्रेस के अंग्रेजी के अखबार में लिखा है कि 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा को अनेक राज्यों में विधानसभा चुनावों को रूप में जोड़ा जाए। जब भी किसी इलाके की मजबूत पार्टी से बीजेपी का सामना करना पड़ा तो वह कमजोर साबित हुई है। उन्होंने लिखा है कि जानबूझकर क्षेत्रीय पार्टी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली हुई है। यदि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के चुनाव परिणामों को जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करें तो पाएंगे कि बीजेपी को 240 तक पहुंचने में मुश्किलें हुई है। मई 2021 में पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? मोदी और अमित शाह दोनों ने जोर लगा दिया था, पर हार गए। देखना हो कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी की समझ एक जैसी है या नहीं है। इस बात को नहीं भुलाना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों और नेताओं की कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा भी है। इस विसंगति का तोड़ राहुल गांधी को ही खोजना होगा। गणितीय दृष्टि से देखें तो राहुल का विचार सही है कि विरोधी एकता के सहारे बीजेपी को हराया जा सकता है। और मान लिया जाए कि बीजेपी को देश भर में 40% तक वोट मिल जाएंगे, तो क्या मान लिया जाए कि शेष 60% बीजेपी विरोधी हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन इसी गणित के आधार पर हुआ था। परिणाम वैसा नहीं हुआ जिसकी इन दोनों को उम्मीद थी। वस्तुतः रणनीति और राजनीति में अंकगणित के साथ साथ रसायन शास्त्र भी काम करता है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठजोड़ के पहले 2017 में सपा कांग्रेस गठजोड़ भी विफल रहा था। यह भी ध्यान देना होगा कि देश में कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही, तो उसका कारण यह भी था कि विरोधी दलों की एकता तब भी संभव नहीं हो पाई थी। अलबत्ता अब एक बात साफ है कि बीजेपी काफी बड़ी ताकत बन चुकी है और कांग्रेस को छोटे दलों की शरण में जाना पड़ रहा है। यह भी स्वीकार करना होगा कि लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले विरोधी एकता से जुड़ी कोई
बड़ी गतिविधि अभी तक नहीं हुई है। ये सवाल अब उठेगा कि राहुल गांधी की यात्रा से भारत कितना जुड़ा। इसमें विरोधी दलों के नहीं जुड़ने की वजह क्या थी और क्या अब वे जुड़ेंगे? हमने अभी केवल उत्तर प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया देखी है। देश भर में विरोधी दलों के नेता देश को जोड़ने और बहुल संस्कृति की रक्षा में उनके विचार से सहमत हैं, पर हर एक पार्टी अपने हित है। यात्रा की भावना से सहमति जताते हुए भी मायावती ने शुभकामना ही जताई, यात्रा में नहीं आई। अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, और जब मिला तब भी वे यात्रा में नहीं आए। उसके पहले वे कह चुके थे कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ज्यादा बड़े सवाल दूसरा है। इस साल कर्नाटक में चुनाव है, क्या जेडीएस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई चला रही है, पर हाल के वर्षों का अनुभव है कि कांग्रेस ने अपना अलग मोर्चा खोला। चूंकि ज्यादातर विरोधी दलों को बीजेपी विरोधी वोट में हिस्सेदारी करनी है, इसलिए एक स्तर पर आपसी प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है। इन स्थितियों में एकता का मार्ग प्रशस्त करने में कांग्रेस को ही पहल करनी होगी। राहुल गांधी मानते हैं कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम लेकर ही की थी, पर किसी ने शायद उन्हें समझाया होगा कि ये निशाना उल्टा भी पड़ सकता है। राहुल गांधी जिसे विचारधारा कह रहे हैं, उसका तकाजा है कि वे हर तरफ से कट्टरपंथी का विरोध करें। क्या ऐसा है? मई 2014 में पराजय के बाद जून में वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव रखने वाली छवि को सुधारना होगा। फिर दिसंबर में राहुल गांधी ने पार्टी के महासचिवों से कहा कि वे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके पता करें कि क्या हमारी छवि हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में देखी जा रही है। उससे क्या जानकारी मिली पता नहीं। अलबत्ता एंटनी ने गत 28 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में कहा कि हमें मोदी के खिलाफ लड़ाई में हिंदुओं का साथ देने की जरूरत है। प्रश्न ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनेगा, दो बनेंगे, हर एक राज्य में अलग अलग मोर्चा बनेगा। कांग्रेस को वास्तव में विरोधी एकता की फिक्र है तो उसे सपा, बसपा, राजद, जेडीयू, जेडीएस, तृणमूल, द्रमुक, टीआरएस, शिवसेना, कांपा समेत दूसरे दलों से बात करनी होगी। क्या वे बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई बना पाने की स्थिति में है? ये कैसे होगा? इसका गणित क्या होगा और इसमें कांग्रेस का क्या त्याग करना होगा? इस पर उसे ही विचार करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विचारधारा की बातें कही हैं, पर राजनीति की जटिलताओं का जिक्र तक नहीं किया। 31 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दों को छुआ भर है। उनके दर्शन करने भारी भीड़ आ रही है। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि चुनाव में उन्हें सफलता मिल सकती है। भीड़ के दो कारण हैं। एक तो यह स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा जमा की गई भीड़, और दूसरा इसमें काफी लोग खुद भी आ रहे हैं राहुल गांधी को देखने या मेले का आनंद लेने। ये देखने वाली बात है। बहरहाल इसका प्रचारात्मक महत्व है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।